जय हिंद दोस्तों, मैं अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी क्लास है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता। तो इसका जो बेसिक है वो तो हम पहली क्लास में जान चुके हैं। वैदिक सभ्यता मतलब वेदों की सभ्यता। वेदों की सभ्यता। और वेदों को किसने लिखा? आर्यों ने। आर्यों ने लिखा। तो जो वैदिक सभ्यता थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? आर्यों द्वारा। अगर वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, तो वेद किस भाषा में लिखे होंगे? संस्कृत में लिखे होंगे। साधारण सी बात है। ठीक है, आगे समझ। अब आगे देखिए, अगर आपने वैदिक सभ्यता की पहली क्लास नहीं देखी है तो मेरा आपसे निवेदन है पहली क्लास को जाकर देख लें। वहां से आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है आपका ये पूरा आ नहीं पाएगा इस बोर्ड पर पूरा मैप, तो आधा आधा करके देखेंगे या फिर आधा यहां पर ले लीजिए। ये आपके ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। ठीक, ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत। तो देखिए, यहां पंजाब से आए थे आर्य। पंजाब से आए थे। अब कहां के ये निवासी थे? मध्य एशिया, तिब्बत, उत्तरी ध्रुव। ये आपको पिछली वीडियो में पता चल गया है। तो मैक्स मूलर के अनुसार कहां के थे? मध्य एशिया के। ठीक है, अब यहां से आए थे पंजाब से। पंजाब से होते हुए ये पूरे भारत में फैल गए। अब क्या हुआ था? पंजाब में यहां तो थी सिंधु नदी। ये आपने नदियों वाले चैप्टर भूगोल में पढ़ लिया होगा। ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी को छोड़कर यहां पर झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास 5 नदी हो गई पंजाब में। और यहां पर एक नदी को उन्होंने जोड़ लिया था, घग्गर नदी। घग्गर नदी, और ये हो गई आपकी सिंधु नदी। तो 7 नदियों को मिलाकर इन्होंने अपने जो स्थान को क्या कहा? सप्त सिंधव। सप्त सिंधव क्यों कहा? 1 और 2 और 5 जो बीच में नदियां हैं, 7 नदियों को मिलाकर पंजाब को क्या बोल दिया इन्होंने? सप्त सिंधव। आगे समझ। अब आगे देखिए, अब आगे क्या हुआ? जो उत्तर भारत था, इसमें जो आर्यकरण का जो कार्य किया था, जो आर्य बनाने का जो कार्य किया था लोगों को, वो किसने किया था? वो किया था आपके गौतम। वो किसने किया था? आपके गौतम राहुगढ़ ने। एक गौतम राहुगढ़ नाम का पंडित था, उसने उत्तरी भारत को, जो उत्तर भारत में जो लोग रहते थे, उनको आर्य बनाने का कार्य किया। अब आर्य कैसे बनाए? यानी कि ये संस्कृत बोलते थे तो उनको संस्कृत बोलने का एक तरह से ट्यूशन दिया। ठीक है, तो संस्कृत बोलने के लिए इन्होंने संस्कृत सिखाई गौतम राहुगढ़ ने। तो उत्तर भारत में आर्यकरण किसने किया? गौतम राहुगढ़ ने। जो गौतम राहुगढ़ थे वो किसके दरबार में रहते थे? वो रहते थे राजा विधेय। तो उत्तर भारत में कौन सा राजा था? राजा विधेय, जिसके दरबार में जो पंडित थे वो थे आपके गौतम राहुगढ़। कौन थे? गौतम राहुगढ़, जिन्होंने उत्तर भारत में लोगों को आर्य बनाने का कार्य किया, लोगों को संस्कृत सिखाने का कार्य किया। ठीक है, आगे समझ। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, लोगों ने क्या संस्कृत एकदम से सीखना प्रारंभ कर दिया होगा? अगर मैं आपसे कहूं चलो इजराइल की भाषा सीखते हैं, इजराइल की भाषा पता है ना, हिब्रू। हाँ, तो देखिए
इजराइल की भाषा सीखते हैं, तो आप नहीं सीखोगे क्योंकि आपका उसमें कोई फायदा नहीं है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो लोगों ने भी यहां पर थोड़ा सा जो विद्रोह था वो किया और धीरे धीरे लेकिन सब सीखने लगे और आर्य बनने लगे। अब क्या होता है, जो ये गौतम राहुगढ़ हैं, आपने देखा होगा जो महान जो पुरुष होता है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ करता है। जैसे कि जो महान जो पंडित थे वो मंत्र बोलते हुए चलते हैं तो लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनको ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो गौतम राहुगढ़ नाम का जो पंडित था वो अपने मुंह में एक ज्वाला लेकर और मंत्र का उच्चारण करते हुए हमेशा चलता रहता था। तो वो एक बार पहुंच गए हाजीपुर। हाजीपुर कहां, आपके बिहार में। तो बिहार में हाजीपुर में जाकर पहुंच के उन पे से जो ये ज्वाला थी, जो मुंह की जो उनकी ज्वाला थी, वो कहां गिर गई, वो गिर गई थी नदी में। अब वो नदी में गिर गई तो उन्होंने बिहार को श्राप दे दिया कि ये अछूतों की नगरी है। देखिए हमने नहीं किया कुछ, हम नहीं बोल रहे बिहार को अछूतों की नगरी, गौतम राहुगढ़ ने श्राप दिया था किसे, बिहार को, कि वह अछूतों की नगरी है, क्योंकि उनकी जो ज्वाला थी जो मुंह में वो लेकर घूमते थे वो कहां पर, हाजीपुर में जाकर, पटना के पास हाजीपुर में जाकर वह नदी में गिर गई थी। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए दक्षिण भारत में। अब जो दक्षिण भारत में आर्यीकरण का जो कार्य किया था वो आपका किया था अरस्तु ने। किसने किया था, अरस्तु ने। तो दक्षिणी भारत में आर्यीकरण का कार्य किसने किया, अरस्तु ने। उत्तरी भारत में गौतम राहुगढ़ ने। कहां से आए थे, पंजाब की साइड से आए थे। क्या कहा गया, सप्त सेंधव। ठीक है, आगे समझ। अब आगे देखिए, अब आगे क्या हुआ, यहां पर जब आर्यीकरण ये होने लगा, उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ करने लगे, दक्षिण भारत में आपके अरस्तु करने लगे, तो जो यहाँ के स्थानीय राजा थे, ये जो आपके स्थानीय राजा थे, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आर्यीकरण होता जा रहा है तो इन्होंने प्लान किया और आर्यों से युद्ध किया। तो आपने पढ़ा होगा जो वेदों का जो एक 7वां मंडल है उसमें दशरागे का युद्ध, दशरागे का युद्ध पढ़ा होगा। इसमें क्या हुआ था, दशरागे के युद्ध में जो वहां के स्थानीय राजा थे, स्थानीय राजा और आर्यों के बीच में युद्ध होता है। तो क्या होता है कि वहां पर एक कबीला था आर्यों का, भरत नाम का। जैसे कि मान लीजिए अब चीन से युद्ध हो जाए और आप वहां जाकर चीन को कुचल दो, तो क्या होगा कि उत्तर प्रदेश रेजिमेंट, उत्तर प्रदेश की जो सेना है या फिर इंडियन रेजिमेंट ने चीन को हरा दिया। तो उसी प्रकार वहां का जो आर्यों का जो उस समय का जो रेजिमेंट था वो था भरत नाम का रेजिमेंट, जो आज के हिसाब से समझा रहा हूं आपको। तो भरत नाम का जो कबीला था, जिसको आज के हिसाब से कह सकते हैं भरत नाम का रेजिमेंट, उन्होंने क्या किया था, वहां के जो स्थानीय राजा थे उनको छोड़ दिया था और जीत गए थे। और तभी से इस जो ये राज्य है, जो ये देश है, इसका नाम भारत पड़ गया। ठीक है, भारत कैसे पड़ा ये आपको पता चल गया, क्योंकि भरत नाम का कबीला भारत को जीत गया था, वहां के स्थानीय राजा हार गए थे, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। अब आगे देखिए आगे क्या होता है, आगे वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, अब ये जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चल रही है, तो बड़े ही ध्यान से देखना, वैदिक सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या हुआ था। तो आगे देखिए यहां पर सिंधु घाटी, देखिए ये आपने पढ़ा होगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता है और ये आपकी वैदिक सभ्यता है। इसमें जो लोगों का जो व्यापार था वो कृषि एवं व्यापार करना था, आगे समझ। लेकिन जो यहां पर वैदिक सभ्यता में क्या था, कृषि एवं पशुपालन। लोगों का व्यवसाय क्या था, कृषि और व्यापार करना। कृषि करते थे, खेती करते थे और कुछ अदला बदली बाजारीकरण का कार्य करते थे।
ये तो था सिंधु घाटी में, लेकिन जो वैदिक सभ्यता में क्या परिवर्तन आया कि वहां पर कृषि तो होती थी लेकिन पशुपालन पर भी ध्यान दिया गया। और पशुपालन में क्या था, जो गाय नाम की जो पशु है उसको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया। गाय, इसके लिए एक शब्द आया है अगन्या। अगन्या का मतलब होता है न मारा जाने वाला पशु। तो जिसके पास ज्यादा गाय होती थी तो वैदिक सभ्यता में उसको अमीर माना जाता था, जिसके पास कम गाय होती थी उसको वैदिक सभ्यता में गरीब माना जाता था। तो अरीब और गरीब का निर्धारण किसके आधार पर होता था, गाय के आधार पर। मान लीजिए किसी की गाय खो गई तो उसकी जो खोज करता था वो राजा करवाता था, और उस खोज करने को क्या कहते थे, गविष्टि कहते थे। तो गविष्टि का मतलब क्या हो गया, गायों की खोज। अगर किसी की गाय खो गई, मान लीजिए आप वैदिक सभ्यता के निवासी हो और आपकी गाय खो गई, तो उसको कौन खोज कर लाएगा, राजा खोजवाएगा। और राजा जो उस गाय को खोजवाएगा उसका नाम क्या दिया गया, गविष्टि। ठीक है, आगे समझ। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। अब आगे क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका समय काल क्या था, 2500 से 1750 बीसी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी वो कितने तक, कितने से थी, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। और जो आपकी जो वैदिक सभ्यता है वो है आपकी 1500 बीसी से लेकर, अगर उत्तर और ऋग्वैदिक दोनों को मिला दें तो वो हो गई आपकी 600 बीसी तक। क्या आपने कभी सोचा कि जो ये बीच का जो ये 250 वर्ष का जो काल है ये कहां गया, इसका भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो इसे कहते हैं संक्रमण काल, इसे संक्रमण काल कहते हैं। जैसा कि आपको पता है अभी कोरोना आ गया था, 2020 से पहले का काल और 2022 का काल। तो एक तो हो गया कोरोना के पहले का काल और एक हो गया कोरोना के बाद के काल। जब बीच में कोई भी दो सभ्यताओं में जब परिवर्तन होता है, जब सिंधु जो घाटी सभ्यता थी वो जो बाढ़ के द्वारा नष्ट हो गई थी, ये किसके द्वारा नष्ट हुई थी, बाढ़ से नष्ट हो गई थी। तो इसमें ऐसा तो नहीं ये पूर्णतः नष्ट हो गई, कुछ ना कुछ बचा होगा। तो धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा था, जो कुछ बचा था वो बहुत ही कम बचा था और फिर आर्यों में परिवर्तित होने लगा था। तो जो कुछ धीरे धीरे जो हुआ, अब मान लीजिए कोरोना आया तो कोरोना का जो 2020 में काफी ज्यादा प्रकोप था, तो धीरे धीरे उस पर कंट्रोल पाया गया। तो जो धीरे धीरे जो कंट्रोल पाया गया तो उस 2020 को क्या कहेंगे, संक्रमण काल। तो इसी प्रकार जो बाढ़ से नष्ट हो गया उसको धीरे धीरे रिकवर किया गया, तो उसको 250 वर्षों में किया गया था और उसे क्या कहेंगे, संक्रमण काल। आ गया समझ, ठीक है। अब यहां पर आपके जो वैदिक सभ्यता थी वो दो भागों में बटी थी, कहां से कहां तक, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ये आपकी कौन सी थी, ऋग्वैदिक। और यहां पर क्या था आपका 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो ये किसमें था आपका, उत्तर वैदिक। आगे समझ। अब यहां का समाज, आपने पितृसत्तात्मक समाज था, ये तो आपने पढ़ लिया। सिंधु घाटी का समाज कैसा था, वो आपका मातृ सत्तात्मक था। तो और क्या था, देखिए इसमें क्या था, वेदों में 10वें मंडल में वर्णन है कि यहां पर जो लोगों का विभाजन हुआ था वो कर्म के आधार पर हुआ था। अब जो ऋग्वैदिक था, ये जो ऋग्वैदिक काल है इसमें क्या होता था, इसमें आपका कर्म के आधार पर जातीय विभाजन होता था। कर्म के आधार पर, जैसे पहला आपका ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। दूसरा आपका हो गया क्षत्रिय, तीसरा आपका हो गया वैश्य, और चौथा आपका हो गया शूद्र। तो क्या होता था यहां पर एक ही परिवार में, जैसे मान लीजिए मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं तो मैं ब्राह्मण हो गया, मेरे भैया थोड़े से ताकतवर हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं,
तो वो क्षत्रिय हो गए। मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान है तो वो व्यापार करते हैं तो वो वैश्य हो गए। और जैसे कि मेरी माता घर का कामकाज करती हैं तो वो शूद्र हो गए। यानी कि एक ही परिवार में कर्म के आधार पर विभाजन हुआ था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया, उत्तर वैदिक काल जब आया तो उसमें देखा कि लोगों जो ब्राह्मण हैं, जो शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, उनको ज्यादा महत्व मिल रहा है, शूद्रों को कम मिल रहा है। तो यहां पर ब्राह्मण क्या करने लगे, जो हमारे पुत्र हैं वो भी ब्राह्मण कहलाएंगे, उन्होंने ये कहा। तो यहां पर वंश के आधार पर, यानी कि जो वंश के आधार पर जातीय विभाजन हुआ। उत्तर वैदिक काल में कैसे हुआ, वंश के आधार पर। और जबकि ऋग्वैदिक काल में कैसे हुआ, कर्म के आधार पर। वंश के आधार पर कैसे, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, जो अब तक चलता आ रहा है। अब आप, हालांकि बहुत से ज्यादा विभेदीकरण हो गया है जातियों में, लेकिन आज भी वंश के आधार पर, यानी कि अगर मैं ब्राह्मण तो मेरा बेटा ब्राह्मण, अगर मैं क्षत्रिय तो मेरा बेटा क्षत्रिय। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें, और आगे क्या था, अब आपको इसमें जातीय विभाजन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या था, आगे इसमें जो समाज था, आगे जो इसमें पंचायत थी, समाज तो आपने देख लिया, पंचायत थी। तो पंचायत तीन तरह की थी, एक तो था सभा, समिति और विदत। ये हो गया आपका विदत। ठीक है, अब ये तो आपने सभा समिति ये बेसिक तरीके से एज ए इंट्रोडक्शन, परिचय के रूप में पहली क्लास में पढ़ लिया। तो सभा में क्या होता था, जो साधारण जो लोग थे, मान लीजिए आपके गांव के लोग जुटाए गए और एक सभा आपके प्रधान ने लगाई, तो उसमें सब लोग आ जाते थे। तो उस सभा में से जो विशेष जो लोग थे उनको छांटकर एक समिति बनाई जाती थी। जैसे आपके गांव में कोई भी सभा जुटाई और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ जो लोग हैं वो उनको कार्य दे देकर उनकी एक समिति बना दी। तो सभा में कैसे लोग, साधारण लोग। सभा में कैसे लोग होते थे, साधारण लोग। समिति में कैसे लोग होते थे, तो समिति में होते थे आपके श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग। और विदत में महिलाएं शामिल थी। विदत क्या है, महिला शामिल थी। ठीक है, आ गया समझ। अब जो ये वैदिक सभ्यता है, इसमें और आगे क्या हुआ था ये अब हम आगे पढ़ेंगे, वरना क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी और आप परेशान होने लगोगे। तो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, मन लगाकर पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी मेंटेलिटी को सही रखिए। देखिए ये जो लाइफ है ना, ये पी का रस जैसी होती है। पी का रस मतलब, मान लीजिए अगर आप अब कहें कि मैं तो यूपीपीईटी का एग्जाम देने जा रहा हूं, अब के 40 लाख बच्चे हैं, कंपटीशन बहुत है, तो समझ लीजिए आप, मान लीजिए कि जैसे कि आप एक स्टेशन पर खड़े हैं और ट्रेन आ रही है और आपने देखा कि इस ट्रेन में तो बहुत ज्यादा भीड़ है, चलो मैं अगली ट्रेन का वेट कर लेता हूं, तो मैं अगली ट्रेन में चला जाऊंगा। फिर दूसरी ट्रेन आई, उसमें भी बहुत ज्यादा, उसमें उससे भी ज्यादा भीड़ थी। फिर आपने सोचा अरे इसमें तो उससे भी ज्यादा भीड़ है, तो मैं अगली ट्रेन का वेट कर लेता हूं, तो अगली ट्रेन आई, उसमें भी भीड़ थी। फिर अंत में जाकर आपको उस ट्रेन में चढ़ना पड़ा भीड़ में और अपनी जगह बनानी पड़ी। तो देखिए कंपटीशन तो हर साल होगा, आपको उसमें कूदना होगा और मेहनत करके अपनी जगह बनानी होगी। ठीक है ना, तो मेहनत करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।